अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होगे, साथ खैरियत से होगे। स्टूडेंट्स आज जो हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग आपके जो रिड्यूस सिलेबस के यहाँ पे अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं पास पेपर्स में आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो अभी तक पास पेपर्स में नहीं आए लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अब मैं छोटे छोटे लेक्चर्स 15 मिनट्स के लेक्चर्स बनाऊंगा, क्योंकि अब आपके पेपर्स भी करीब हैं, तो लेंथी लेक्चर्स नहीं होंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे। उसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 4-5 मैंने डिस्कस कर दिए 10 मिनट के लेक्चर में। तो अगर हो सके टाइम निकाल के वो वीडियोस आप लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। जिस तरह आज जो है मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये मैंने सारे लॉन्ग क्वेश्चन की फाइल बनाई है जो कि पास्ट पेपर्स में आए हैं। इसमें अगर आप देखें सबसे पहले चैप्टर नंबर आपके पास यहाँ पे 11 है, और चैप्टर नंबर 11 में सबसे पहले आया है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद है डिस्कस हाउ द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन अकाउंट्स फॉर इंक्रीज इन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब हमें पता है अगर हम एक आपके पास कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रखें तो उसकी वजह से उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है। तो वही कह रहा है कि इसको आप जो है वो एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो 2 नंबर की जो है वो 2012 के ही आपके पास पेपर में आई थी, 2 नंबर की डेफिनेशन थी और 6 मार्क्स का ये अब क्वेश्चन था कि व्हेन इंस्टेड ऑफ एयर अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स प्लेट्स। तो इसमें आपने पूरा जो है वो एक्सप्लेन करना था विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। ये अगर आप बुक में देखोगे तो ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाला टॉपिक है, उसमें से आप इसका आंसर लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये पूरी लॉन्ग डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और ये 2 दफ़ा आपके पास पेपर्स में आई है, 2014 और 2018, और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से इस साल भी। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन गॉस लॉ, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। तो इसमें आपने गॉस लॉ की डेफिनेशन लिखनी है और आपने गॉस लॉ का जो है वो फॉर्मूला डिराइव करना है कि phi इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये 2014 में आपके पास पेपर में आई हुई भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है कि व्हाट इज मेंट बाय कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन आपने लिखनी है। उसके बाद है व्हाट इज कैपेसिटेंस, तो आपने कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लिखनी है। फिर कह रहे हैं फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो है वो इक्वेशन डिराइव करनी है जो कि होती है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, ठीक है। आप एप्सिलॉन नॉट को नहीं भी लिख सकते, अगर आप कहोगे कैपेसिटर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है वो एयर है या वैक्यूम है, तो फिर आप इसकी A एप्सिलॉन R ओवर D भी लिख सकते हो। सॉरी, एप्सिलॉन R की वैल्यू आप 1 पुट कर सकते हो अगर वो आपसे कह दे कि जी कैपेसिटर के बीच के प्लेट्स में एयर या फिर वैक्यूम है, तो फिर आप जो है वो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D लिख सकते हो। अगले अब इसी क्वेश्चन में कह रहे हैं डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस बाय प्लेसिंग इट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो आप वही इसके बाद जो है आप वो इन दोनों क्वेश्चंस को आप डिवाइड भी करोगे और आप ये क्वेश्चन निकालोगे एंड में कि एप्सिलॉन R इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इन मीडियम ओवर कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, और इसी को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कैपेसिटेंस इन मीडियम एप्सिलॉन R मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। इसका मतलब ये है कि डाइलेक्ट्रिक के रखने की वजह से कैपेसिटेंस जो आपके पास कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन R टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। इसी को आप जस्टिफाई करोगे, ये 1 मार्क्स की ये भी है। अब ये क्वेश्चन जो आया था 2016 में आया था, 2017 में ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आया, वही क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ कैपेसिटर कैपेसिटेंस, और कह रहा है डिस्क्राइब द फैक्टर्स अपॉन विच कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड। तो आपने वही डेरिवेशन करनी है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन R ओवर D, और कह रहे हैं ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक्सप्रेशन निकालने का मतलब ये है कि आपने एप्सिलॉन R ही की इक्वेशन निकालनी है दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके, जो कि मैंने भी आपको ये वाली बताई भी, ठीक है। ये आप बुक में देख लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 से लास्ट क्वेश्चन जो है वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस लॉ, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। और आपको मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है कि गॉस लॉ की जो आखिरी 2 एप्लीकेशंस हैं इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं,
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। 3 ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट, 5 टाइम्स इंपॉर्टेंट है फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप देखो ये क्वेश्चन जो है ये 2017 के सप्लीमेंट्री पेपर में, 2018 में, 2019 में, और फेडरल बोर्ड ने जो आपका मॉडल पेपर बना के अपलोड किया है उसमें भी ये क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करें, इस क्वेश्चन की भी करें, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की भी करें, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स की भी करें। चैप्टर नंबर 12 पे आते हैं, तो इसमें से 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज, एक्सप्लेन एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ कैन बी इट यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन बनाएं, उसके प्रिंसिपल बनाएं। उसका प्रिंसिपल जो है वो नल डिफ्लेक्शन मेथड, या आप कहोगे इसका प्रिंसिपल ये होता है कि जब गैल्वानोमीटर स्टेबल हो जाए, मतलब जब आपके पास गैल्वानोमीटर में से करंट 0 फ्लो करे, साथ में डायग्राम बनाएं, ठीक है, और उसकी डेरिवेशन करें। ठीक है, तो ये आपके पास 2015 में और 2017 में आया है 6 मार्क्स का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है स्टेट अब किरचॉफ्स रूल और एक्सप्लेन किरचॉफ्स रूल सेकंड रूल इन डिटेल। अब सेकंड रूल का मतलब है केवीएल, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये भी 2 मार्क्स का जो है ये रूल्स आए हैं, दोनों की डेफिनेशन, और सेकंड रूल को आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन में क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन में आप डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो, किस लॉ पे बेस्ड करता है वो लिखो, और साथ में एक सर्किट डायग्राम बना के उसकी आप केवीएल इक्वेशन भी लिख दो, तब आपको ये फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये आया है 2019 में। और एक और क्वेश्चन जो मेरे लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि व्हाट इज़ थर्मोकपल, क्योंकि ये नया इंक्लूड किया गया आपके सिलेबस में। तो थर्मोकपल क्या होता है, थर्मोकपल का प्रिंसिपल बताएं, इसकी वर्किंग बताएं, डायग्राम बनाएं, और कर्व ड्रॉ करें जो कि थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ का रिलेशन टेम्परेचर के साथ बने। और इसमें आप न्यूट्रल टेम्परेचर की भी डेफिनेशन लिखोगे, और इसमें आप इन्वर्जन टेम्परेचर की भी डेफिनेशन लिखोगे, और साथ में वो कर्व बनाओगे जो आपकी बुक में बनी हुई है थर्मोकपल की, इस तरह करके। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 13 पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वो आ गया, सॉलिनॉइड वाला आ गया। तो सॉलिनॉइड के अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ये 2012 में आया है। और यही क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो वो भी यही है, स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पेयर्स लॉ। तो एम्पेयर्स लॉ की आपने डेफिनेशन लिखनी है, ये मेरे ख्याल से आई थिंक 2 मार्क्स का था। और दोबारा सॉलिनॉइड वाला क्वेश्चन है, तो ये मेरे ख्याल से 6 मार्क्स का था। तो लॉन्ग में 8 मार्क्स से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो ये सॉलिनॉइड वाला देखें कितनी दफ़ा 2012 में आया, 2015 में आया, 2016 में आया, 2018 में आया। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा लो। उसके बाद ये भी आपको मैंने कहा हुआ था कि गैल्वानोमीटर की कन्वर्जन्स आपने करनी है, तो ये भी एक दफ़ा लॉन्ग में आया हुआ है पार्ट्स की फॉर्म में। तो गैल्वानोमीटर की कन्वर्जन आपने करनी है एम मीटर और वोल्ट मीटर। अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करें, इसमें आप डायग्राम बनाओ और इसमें आप थोड़ी सी कैलकुलेशंस करोगे। तो ये 2013 में आया है, 2017 में और 2018 के सप्लीमेंट्री पेपर में। उसके बाद कह रहा है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन ऑफ चार्ज ओवर मास रेशो। तो इसमें आपने चार्ज ओवर मास रेशो की जो पूरी डेरिवेशन है, ठीक है, वो आपने इसमें करनी होगी। और ये 2014 में आया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है कि डिटरमाइन द चार्ज ओवर मास रेशो। तो ये अगर आप देखें तो ये 2015-2016 में आया है। और इसमें जो एक पैराग्राफ लिखा हुआ था जिसके ऊपर मैंने आपको हेडिंग बनवाई थी एस्टिमेशन ऑफ आर, तो वो भी आपने लिखना होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, चांसेस कम है इसके, लेकिन ये देखें ये भी 2 दफ़ा पेपर में आया है, 2016 और 2016 के सप्लीमेंट्री में। और वो है आपके पास यहाँ पे अब एवोमीटर। ठीक है, अब एवोमीटर जो है, अब एवोमीटर क्या होता है, उसके कोई 2 फंक्शंस बताएं। एक दफ़ा ये आया था 3 मार्क्स का लॉन्ग में ही पार्ट्स में, और एक दफ़ा आया था कि एवोमीटर क्या होता है और उसके वेरियस फंक्शंस बताएं विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम्स। तो ये 2016 के सप्लीमेंट्री में 6 मार्क्स का यहाँ पे प्रॉपर लॉन्ग आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, आल्सो एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए तो आप वो राइट हैंड रूल यूज़ करोगे जो कि प्रोटॉन के लिए है, और इलेक्ट्रॉन के लिए वही फोर्स ऑपोजिट हो जाएगी। और एक्सप्रेशन तो आपने डिराइव नहीं करनी, बस आपने एक्सप्रेशन लिखनी है और उसमें केसेस बता दें कि वो सर्कुलर मोशन कब करेगा और वो असल में हेलिकल मोशन कब करेगा और डायरेक्ट स्ट्रेट कब जाएगा। उसके बाद लॉन्ग में ही एक पार्ट आया था लॉन्ग में कि डिजिटल मल्टीमीटर पे नोट लिखें और उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करें। तो ये 3 मार्क्स का 2016 के सप्लीमेंट्री में। और एक और क्वेश्चन जो मेरे लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो है कि आपके पास टॉर्क वाला, कि अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। तो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन थे। 14 के जो क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले जनरेटर, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ जनरेटर,
प्रिंसिपल, वर्किंग और इसकी इक्वेशन डिराइव करनी है आपने, ठीक है। ये 2014 में, और इसी तरह का क्वेश्चन 2015 और आपके मॉडल पेपर में दिया गया है। अब वो भी यही है कि एसी जनरेटर बताएं, उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, थ्योरी और उसकी एक्सप्रेशन डिराइव करें, वोल्टेज की और करंट की। तो करंट की तो इक्वेशन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। करंट की इक्वेशन वोल्टेज की इक्वेशन है NA⍵B sin थीटा। अब ये जो NA⍵B है ये असल में E0 होता है, मैक्सिमम EMF। तो ये इक्वेशन बन जाती है E0 sin थीटा। अब आपने करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप दोनों साइड को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें। तो ये क्या बन जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करंट। ये भी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, लेकिन ये मैक्सिमम EMF है, तो ये I0 बन गया साइन थीटा। तो करंट की इक्वेशन भी बिल्कुल वैसी ही बनती है जिस तरह इक्वेशन वोल्टेज की बनती है, और करंट का वेव फॉर्म भी साइन की तरह ही बनेगा जिस तरह वोल्टेज का साइन की तरह बनता है। लेकिन बस करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो आप वोल्टेज से थोड़ा सा कम रखोगे, इस तरह, ठीक है। ये आपको मैंने क्लास में डिस्कस किए हुए। तो ये देख लें, 5 टाइम्स इंपॉर्टेंट है एसी जनरेटर। उसके बाद मोशनल EMF है, ठीक है। मोशनल EMF वाला टॉपिक ये 2015-2018 के सप्लीमेंट्री में आया हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन सेफ एंड पे रहने के लिए आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद लॉन्ग में एक दफ़ा आया है कि बैक EMF इफेक्ट क्या होता है मोटर्स में। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या इसमें से कोई आपके पास कंसेप्शनल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये 2019 में आया है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं वो है स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 2 लॉज लिखें। उसके बाद स्टैटिकली और डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF आप एक्सप्लेन करें, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन लेंस लॉ एंड हाउ लेंस लॉ इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये भी मेरे लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज में से लिए हैं जो आपके कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद है डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर लिखोगे, अब आपकी बुक में एसी जनरेटर है तो आप डीसी जनरेटर की भी वैसे ही बनाओगे कि डीसी जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जो कि कांस्टेंट आउटपुट जनरेट करे। क्योंकि अब अगर आप यहाँ पे उसकी लोगे, यहाँ पे अल्टरनेटिंग EMF लोगे, अब एसी लोगे तो वो तो कॉन्टीन्यूसली वेरिंग करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, लेकिन डीसी जनरेटर कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करता है। और एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करने के लिए आप एक डिवाइस यूज़ करते हो जिसको कहते हैं कम्यूटेटर, ठीक है। बाकी आगे वही आपकी बुक वाला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटिंग EMF किस तरह जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद है व्हाट इज़ एसी मोटर, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे 4 टाइम्स इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन है कि एडी करंट क्या होता है, सूटेबल एग्जाम्पल बताएं और एडी करंट को किस तरह मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग तो नहीं, लेकिन लॉन्ग के साथ पार्ट बन के आ सकता है। 15 क्वेश्चंस में से पास्ट पेपर्स में लॉन्ग में कोई आपके पास कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आया भी है तो आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो कोई भी पास्ट पेपर्स में से नहीं आया, लेकिन मेरे ख्याल से जो इंपॉर्टेंट है वो एक RMS वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल करंट और AC थ्रू रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। तो ये मेरे ख्याल से 4 टाइम्स सारे इंपॉर्टेंट हैं। और RMS वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल करंट ये मेरे ख्याल से 5 टाइम्स इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 16 में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आपने एक्सरसाइज का जो 1-2 कंसेप्शनल क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर करने हैं, और जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं आपने वो प्रिपेयर करने हैं। बस अगर आप वो 6-7 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो तो आपका चैप्टर नंबर 16 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 17 में से अब देखें ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और उसकी एक्सप्रेशन बताएं गेन की। तो गेन की एक्सप्रेशन का मतलब है बीटा। तो ये 2012 में क्वेश्चन आया था और ये पूरी मार्किंग भी बताई हुई थी कि 1 नंबर का ट्रांजिस्टर, 2 नंबर की कंस्ट्रक्शन, 2 नंबर का ऑपरेशन और 4 मार्क्स की जो है वो गेन की इक्वेशन है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर ट्रांजिस्टर्स, हाउ कैन बी दे यूज एज एन एम्पलीफायर। तो ये आपकी पूरी बुक में टॉपिक गिवन है। तो ये 2017 में क्वेश्चन आया था। सो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन जो है कि हाउ ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एज स्विच, एक्सप्लेन विद डायग्राम्स। तो ये भी मैंने आपको नोट्स में क्वेश्चन डिटेल में समझाया हुआ है। तो ये अगर आपको उसमें कोई मुश्किल लगे तो वो चीज़ छोड़ दें, लेकिन डायग्राम लाजमी बनाएं और इक्वेशंस वगैरह लाजमी लिखिएगा। तो ये 2018 के सप्लीमेंट्री में आया है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो कि पास्ट पेपर्स में अभी तक नहीं आए। सबसे पहला है कि विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव। ठीक है, तो अगर हाफ वेव और फुल वेव आएगा तो मेरे ख्याल से ये दोनों साथ ही आएंगे, और कह रहा है कि दोनों की इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म्स बनाएं और दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं आप डिस्कस करें। ठीक है, उसके बाद 5 टाइम्स इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि आपने डिराइव द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा के दरमियान जो रिलेशन है जो ये है कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा।
तो ये क्वेश्चन आपने डिराइव करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, इन अ ट्रांजिस्टर द एमिटर एंड कलेक्टर आर ऑफ द सेम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल येट दे कैन नॉट बी इंटरचेंज। तो ये भी अगर आप देखें तो ये बुक का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, तो ये वहाँ से आप इसका आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो है सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 भी, ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कराया है कि इज़ द फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव द सेम। और लास्ट है कि कॉमन मीटर, तो कॉमन मीटर जो है मेरे ख्याल से 5 टाइम्स इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्किट डायग्राम और बीटा का रिलेशन आपने ड्राइव करना होगा। चैप्टर नंबर 18 में से भी काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कॉम्पटन इफेक्ट, तो आपने पूरा कॉम्पटन इफेक्ट लिखना होगा, तो ये 2013 और 17 और 2017 के सप्लीमेंट्री। उसके बाद स्पेशल थ्योरी इंपॉर्टेंट है और उसके तमाम पॉस्टुलेट्स जो हैं, मतलब मैस वेरिएशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन, ठीक है। और ये भी आया है कि वाई रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ, तो ये आपके पास एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन है ये शॉर्ट का, तो ये भी 2 दफ़ा आया है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये 5 टाइम्स इंपॉर्टेंट है, ये 2015 में, 2018 में, 19 में और आपके मॉडल पेपर में भी डिस्कस किया गया है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 5 टाइम्स है। फिर देखें, फिर स्पेशल थ्योरी के पॉस्टुलेट्स आए हैं, तो ये 3 मार्क्स के हैं। उसके बाद ये अब आपने डिब्रोगली को डिड्यूस करें बोहर से, तो इसमें आपने वो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv वाली डेरिवेशन करनी होगी जो कि 4 मार्क्स की है। और तो ये 2016 में, 18 में 2 दफ़ा क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन बन के आए हैं। उसके बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिखें, और ये आपकी बुक का एक न्यूमेरिकल या एक्सरसाइज या एग्जाम्पल है कि आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एग्जिस्ट, ये प्रूव करें कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये लाजमी और लाजमी आपने देखनी है, 5 टाइम्स इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। और हाँ, फिर पेयर प्रोडक्शन और एनिलेशन ऑफ मैटर, ये दोनों अगर आएंगे तो दोनों एक साथ आएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताएं और उसको एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ थॉट एक्सपेरिमेंट। तो थॉट एक्सपेरिमेंट में जो है आपने यही इलेक्ट्रॉन वाली एग्जांपल लिखनी है कि इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता और एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये मैंने कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो होते हैं ये वहाँ से मैंने नोट किए हैं। चैप्टर नंबर 19 जो है, इसमें लॉन्ग आने का भी काफ़ी चांसेस हैं। पहला है हाउ एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड, उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखें, उसकी प्रोडक्शन के बारे में बताएं, तो ये स्टूडेंट्स ये 3 टाइम्स इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये लेज़र, अगर आप लेज़र देखो 2012 में, 18 में और मॉडल पेपर में, तो लेज़र मेरे ख्याल से स्टूडेंट 5 टाइम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें आपने कंप्लीट लेज़र लिखना है, हीलियम नियॉन लेज़र भी लिखना है। और लेज़र में आप जो है आप हेडिंग्स देख लो लेज़र की, आप बताओगे कि लेज़र की फुल फॉर्म क्या है, लेज़र की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। उसके बाद बताओगे आप अब यहाँ पे जो उसकी मेटास्टेबल स्टेट और यहाँ पे स्टिमुलेटेड आप एमिशन बताओ, पॉपुलेशन इन्वर्जन बताओ। उसके बाद लेज़र एक्शन की हेडिंग दो। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन ऑफ लेज़र ट्यूब की हेडिंग दे दो। और अगर हीलियम नियॉन लेज़र पूछता है फिर आपने लिखना है, वरना ख़ुद से आपने नहीं लिखना, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन भी आप देखें यही है। तो लेज़र मेरे ख्याल से आने के इस पर बहुत चांसेस हैं। लेज़र हो गया, जनरेटर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हो गया, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, ठीक है। और गॉस लॉ की कोई लास्ट 2 एप्लीकेशंस में से हो गई, या फिर व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, या टॉर्क हो गया। इस तरह इनमें से कोई ना कोई एक आएगी लॉन्ग क्वेश्चन 2-3। चैप्टर नंबर 20 से लॉन्ग आने के चांसेस नहीं हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर पे नोट लिखें, आपने टेबल बना के लिख लें, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है मैच्ड इफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन। उसके बाद डिटेल, अब ये क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग में, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 टाइम्स ही इंपॉर्टेंट है। और वो है कि एक्सप्लेन इन डिटेल द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, ठीक है। तो ये पूरा प्रॉपर आ जाएगा, इंटरेक्शन ऑफ अल्फा, बीटा, गैमा और न्यूट्रॉन्स। उसके बाद कम्प्रिहेंसिव नोट तो नहीं आ सकता, ये शॉर्ट में ही है। तो आपने हेड्रॉन, लेप्टॉन्स और क्वार्क्स को अच्छी तरह पढ़ लेना है। और इसमें वो प्रोटॉन्स की कॉम्पोजिशन का देख लें कि प्रोटॉन किन किन क्वार्क से मिलकर बनता है और न्यूट्रॉन किन किन क्वार्क से मिलकर बनता है, और क्वार्क थ्योरी के पॉस्टुलेट्स याद रख लें, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन से जो कि मेरे ख्याल से आ सकते हैं, जिनमें आपको मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 11 में मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, गॉस लॉ की लास्ट 2 एप्लीकेशंस 5 टाइम्स,
और कुछ करना चाहें तो आप कैपेसिटेंस वाला टॉपिक देख लें, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। पहला चैप्टर में से हो गए। चैप्टर 12 में से जो है व्हीटस्टोन ब्रिज कर लें, थर्मोकपल कर लें। चैप्टर 13 से जो है टॉर्क वाला क्वेश्चन कर लें और डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ओवर मास रेशो कर लें। और चैप्टर 13 में सोलिनॉइड वाला क्वेश्चन 5 टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलिनॉइड वाला क्वेश्चन कर लें। उसके बाद चैप्टर 14 में से एसी जनरेटर कर लें, ठीक है, 5 टाइम्स। और अगर और कोई एक्स्ट्रा करना चाहें तो आप एसी मोटर कर लें। चैप्टर 15 से लॉन्ग आने के चांसेस नहीं हैं, 16 से भी नहीं हैं। 17 से जो हैं 4 टाइम्स ही इंपॉर्टेंट हैं सारे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, कॉमन इमीटर कन्फिगरेशन और अल्फा और बीटा का रिलेशनशिप। चैप्टर 18 से 5 टाइम्स इंपॉर्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये 5 टाइम्स हैं। चैप्टर नंबर 19 से 5 टाइम्स जो है वो आपके पास लेज़र है कंप्लीट, जिसमें हीलियम नियॉन लेज़र भी है, और 4 टाइम्स इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। और चैप्टर नंबर 20 से कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम जो है छोटे छोटे लेक्चर्स आएंगे, मैं चैप्टर नंबर 18, 19, 20 कवर करूँगा, लेकिन बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स में, मैक्सिमम 10 मिनट्स के, ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।